इस वक्त हम मौजूद है मदनपुर खादर में, जो कि वार्ड 185 में और ओखला विधानसभा का एक वार्ड आता है। और इस वार्ड में सतीश कुमार जी, जो कि एक जाने माने सम्मानित चेहरा यहाँ का है, और 2025 में बहुजन समाज पार्टी से इन्होंने इलेक्शन लड़ा, बीएसपी के प्रत्याशी रहे। और विधानसभा चुनावों में अभी 5 महीने गुजर गए, किस तरह देखते हैं दिल्ली के अंदर आई 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, किस तरह देखते हैं अपने वार्ड को, अपनी विधानसभा ओखला को, और क्या कुछ कहना है इनका आगामी विधानसभा एमसी इलेक्शन 2027 को लेकर। तो सर, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत हमारे चैनल टीएनए बुलेटिन पर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, पहले भी हम परिचित हैं आपसे, हमने 2025 के इलेक्शन में भी देखा था, आप उस समय जब कैंपेन में थे, जनता के बीच अपने मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में थे, और वो क्या कुछ रहा सबने देखा कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और आपकी विधानसभा से अमानतुल्लाह, जो कि तीसरी बार विधायक चुनकर आए। तो आपका पार्टी में जो कैंपेन चला, उसके बारे में कुछ प्रकाश डालें कि वो क्या वजह रही और क्या कुछ रहा उसके अंदर। देखिए, मेरा जो पार्टी में कैंपेन चला बहुत मज़ेदार था, बहुत अच्छा रहा। मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। लेकिन मैं जिस कैंपेन को लेके चल रहा था वो अब भी वैसे के वैसे ही है, वही हालात है। वार्ड 185 में वही, ओखला विधानसभा AC 54 में वही हालात है, कुछ नहीं बदला है। लोग पहले भी परेशानियों से जूझ रहे थे, अब भी परेशानियों से जूझ रहे हैं, कोई बदलाव नहीं आया है। पब्लिक को ये था कि बदलाव आएगा। चलो, अब तीसरी बार बन गए हैं, विधायक जी बन गए हैं, और उनका काउंसलर भी बना था आम आदमी से ही, और फिर उसके बाद में उनका काउंसलर बीजेपी में चला गया। लेकिन उसके बावजूद भी मैं देखता हूँ यहाँ के MCD के हालात, कूड़ा कचरा, जहाँ हमारे मंदिर हैं, जहाँ हमारी मस्जिदें हैं, जहाँ हमारे कहते शमशान घाट हैं, कब्रिस्तान हैं, इवन की कालंदी कुंज थाना, जो उसके सामने एक बहुत बड़ा चौक है, उस चौक का बहुत बुरा हाल है। आए दिन मैं देखता हूँ सैकड़ों लोग वहां से निकलते हैं, कूड़े का ढेर पड़ा हुआ है, लेकिन कोई सुधार नहीं आ रहा है। जगह जगह पीछे जाओगे आप, स्कूल हैं, जितने भी स्कूल हैं, क्वाइड स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, दो आमने सामने स्कूल है, उसके सामने एक धुलीचंद कॉलोनी है, बीच में एक नाला है, उसके वहां इतना बड़ा ढेर पड़ा हुआ है, लेकिन किसी पार्षद को कोई मतलब नहीं है। मैं उसके पार्षद के घर भी गया, उन्होंने मेरे से बोल दिया कि नहीं, ये इलाका तो MCD में आता है, और वो कूड़े का ढेर इत्तेफाक से आधा फेज 3 के अंदर है, आधा धुलीचंद कॉलोनी के अंदर है। हम उनसे बोलते हैं कि भाई ऐसे सफाई करो, कि मेरे पास आदमी नहीं है, मेरे पास फंड नहीं है, मेरे पास गाड़ियां नहीं है, गाड़ी हटा दी गई है, ठेके खत्म हो गए। मैंने कहा भाई आप सिविक सेंटर जाइए, आप ये रोना हमसे क्यों रो रहे हो? ये रोना आप सिविक सेंटर में जाके, आप वहां जब आपको जिता के भेजा है ना, तो आप ये रोना सिविक सेंटर में रो। कि नहीं, वहां कोई नहीं सुनता। तो मैंने कहा आप इस्तीफा दे दीजिए फिर। अगर जो आप ही कोई बात नहीं सुन रहा है तो आप इस्तीफा दे दीजिए। आपको देखिए, आपको जनता ने चुना है, तो आपको जनता का काम करना पड़ेगा। ओखला विधानसभा में वार्ड नंबर 185 एक ऐसा वार्ड है जो कूड़े के ढेर में तब्दील हो चुका है, कोई भी सफाई नहीं हो रही। बारिश का मौसम चल रहा है, अभी मैंने पिछले दिनों देखा कि जली हुई चौक पे पूरी मार्केट के अंदर घुटनों घुटनों पानी आ गया, लोग चलने के लिए तराही तैयारी जाने लगे, और जो छोटे बच्चे हैं स्कूल जाने के लिए, उनको काफी परेशानी का सामना झेलना पड़ा। अब भाई पार्षद जी क्या कहते हैं, अगर जो गाड़ी ले लेते हैं, अपने बच्चे को गाड़ी में छोड़ के आ जाते हैं, तो नॉर्मल लोगों के पास तो गाड़ियां नहीं है ना, उनको तो उसी कीच के अंदर से, उसी पानी के अंदर से अपने बच्चों को छोड़ के आना पड़ेगा। क्या ये पार्षद जी को नहीं दिखाई देता कि हमारी कॉलोनी की समस्या सबसे ज्यादा सफाई है? हर नुक्कड़ पे, हर चौराहे पे, A1 में, B2 में, B1 में, फेज 3 में कूड़ा ही कूड़ा, कूड़ा ही कूड़ा, पूरे वार्ड को कूड़ेदान बना दिया। तो 10 में से अगर इनको नंबर देना चाहें कि कितना परसेंट, 10 में से 0 या 10/10 अगर अच्छा कर रहे हैं, तो कितना देंगे आप नंबर? देखिए, मैं तो इनको 10 में से 0 दूंगा, क्योंकि ये जब से पार्षद बने हैं ये ऑल टाइम लापता रहते हैं, इन्हें कॉलोनी की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। तो ये तो था सर आपके वार्ड को लेकर, 185 को आपने विधानसभा का चुनाव लड़ा, आप पूरी विधानसभा में घूमे, अलग अलग जगहों पर गए आप, सरिता विहार में, और ओखला के जो 3 वार्ड ओखला के हैं और 2 भाजपा से इसके अंदर, 3 भाजपा के हैं और 2 कांग्रेस पार्टी के काउंसलर हैं यहाँ के। अगर मैं आपकी विधानसभा की बात करूँ ओखला के बारे में, तो विधानसभा के विकास को किस तरह देखते हैं आप? विधानसभा की बात करें तो विधानसभा के अंदर भी काम नहीं हो रहा है। मैंने पीछे पानी के बारे में ही बताया था। अभी मैं, जहां हमारे MLA साहब हैं, अगर जो मैं ओखला के कंकाल खोदूंगा
तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अभी गली नंबर 3 में चले जाइए आप, वहाँ अबू फजल में बुरा हाल हो रखा है कूड़े का वहां पे। आप इधर खादर गांव में चले जाइए, कोई भी व्यक्ति एक बार जीतने के बाद वो शांत हो गया, उससे कोई मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है। अब ये फ्लाईओवर का देख लीजिए, लोग परेशान है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। नया फ्लाईओवर बना दिया, उसको तोड़ने के बाद लोग घर तोड़े जा रहे हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है उनको। उसके अलावा 2027 में दिल्ली के अंदर भी एमसीडी चुनाव है और उत्तर प्रदेश के अंदर भी विधानसभा चुनाव है। तो बहुजन समाज पार्टी जो अपनी खोई हुई जमीन यूपी के अंदर रही है और दिल्ली में एमसीडी इलेक्शन भी आने वाले हैं, उसको किस तरह देखती है, कैसे तलाश करेगी वो खोई हुई जमीन को? देखिए, मेरा एक ये पर्सनल ओपिनियन है और मैं मानता हूं कि ये कोई वो नहीं है कि अब बीजेपी जाना तय है कि तानाशाही की एक समय होता है, और जब जब बीजेपी गई है तब तब बीएसपी ने बैकअप करा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी बीजेपी साफ होगी और बीएसपी बैक करेगी। तो ऐसा आपका कहना है कि 2027 में पूर्ण बहुमत से हाँ, या गठबंधन की सरकार से मायावती जी बैक और करेगी। बहुजन समाज पार्टी का परचम 2027 में उत्तर प्रदेश में लहराएगा? हाँ जी, 2027 में 100% परचम लहराएगा और इसके रिजल्ट आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। और अगर हम बात करें दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर, आपने विधानसभा चुनाव लड़ा, प्रत्याशी रहे, अगर आपको दोबारा पार्टी की तरफ से मौका मिलता है एमसीडी इलेक्शन लड़ने का, नगर निगम के चुनाव का, तो आप किस हद तक उसके लिए तैयार रखेंगे अपने आप को? देखिए, मेरे मसीहा में रहबर ने मुझ पे पहले भी एहसान किया था और मुझे मैदान में उतारा था। अगर जो उन्होंने मुझे फिर मौका दिया तो फिर मैं तैयार हूँ। बाकी मैं पार्टी का मिशन मूवमेंट का सिपाही तो हूँ। तो ये भूमिका भी अगर पार्टी आपको अदा करने के लिए कहती है कि आप एमसीडी इलेक्शन में कैंडिडेट बन के निकले हैं जो है दिल्ली के एमसीडी इलेक्शन में, तो आप उसके लिए तैयार रहेंगे? हाँ, 100%। और अगर आपको यहाँ की जनता मौका देती है, सबसे तो एक बात की बात है, उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्या क्या विकास है आपको जो एक वंचित रखा जा रहा है आपके वार्ड 184 मदनपुर खादर को, उस पर कुछ प्रकाश डालें। देखो, वार्ड 185 को वंचित रखा जा रहा है, बहुत ये दुख की बात है, क्योंकि यहाँ पे अब तो 4 इंजन की सरकार आ चुकी है, उसके बाद में अगर जो गंदगी का सामना झेलना पड़ रहा है, डेंगू मलेरिया होने के खतरे पे कगार पर आ चुके हैं, इतनी तादाद में मतलब कि बीमारियां फैलने के खतरे पे आ गए। बच्चों के स्कूलों में पानी जा रहा है, नालियां साफ नहीं हो रही हैं, कूड़ेदान 4-5 बड़े स्कूल यहाँ पर है। हाँ, देखिए यहाँ अगर जो मैं देखूं तो वार्ड 185 के अंदर स्कूलों का मैं हब मानता हूँ। बड़े बड़े इंटर स्कूल है यहाँ पे। हाँ, एजुकेशन का हब एक्चुअली स्कूल यहाँ पे है, और क्या कहते हैं, प्राइमरी 4-5 स्कूल है, 10+2 के स्कूल है 2-3 यहाँ पे। सर बिल्कुल। तो यहाँ पे बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं। आप चाहे तो जामिया से ले लीजिए, पूरा सरिता विहार हो गया, जैतपुर हो गया, बहुत बहुत दूर से आते हैं। लेकिन आप उन स्कूलों के आसपास देखोगे और आप कभी वीडियो वहां पे क्लिक करोगे हमने तो आप सर, हमने कई ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई है। अच्छा, तो आपने देखा होगा कि वहां पे गंदगी का कितना बुरा हाल है। देखिए, मैं सेवा करने के लिए आया हूं, मैं मिशन मूवमेंट का आदमी हूं, बाबा साहब को मानने वाला, भीमराव अम्बेडकर वादी हूं, मैं बाबा साहब को मानने वाला व्यक्ति हूं। मैं जनता के बीच में हमेशा तैयार रहूंगा। बाबा साहब ने समाज को बहुत कुछ दिया है और लड़ाइयाँ भी बहुत काफी लड़ी। तो ये थे हमारे साथ समाज सेवी भी और प्रत्याशी भी, राजनीतिक तौर पर भी और सामाजिक छवि के तौर पर भी अगर देखा जाए, मालूम किया जाए, ओखला विधानसभा के मदनपुर खादर में तो हर व्यक्ति एक सम्मान की नज़र से देखता है, एक रिस्पेक्ट करता है और अपनी बातों को मुखरता के साथ हमेशा, चाहे वो यहाँ के निगम पार्षद हों, उनके अपने जनता के समाधान के लिए जाना, या जनता के जो लोकल जो उनकी ज़रूरियात हैं, जो उनके मूलभूत सुविधाएं हैं, उनके लिए मुखर रहना। अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसकी बीमारी को लेकर, उसकी एक ज़मीन से जुड़े मुद्दों को हमेशा मुखरता के साथ कहने वाले सतीश कुमार जी हमारे साथ थे। और अपने चैनल के माध्यम से मैंने बधाई देना चाहेंगे कि जो ये वर्क कर रहे हैं समाज के लिए, समाज की उन्नति के लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मैं तारिक नासिर आपका खैर मांगता हूँ।